भाई सुनेंगे थोड़ा सा। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के बारे में बात करना है। देखो इसी को कई सारे लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं और कई सारे लोग मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हम लोग भी मोल कॉन्सेप्ट ही बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे है क्या चीज़ है। तो एक्चुअल में देखो पूरा का पूरा ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है ये बेस्ड है मॉलिक्यूल के नंबर फाइंड करने में, एटम के नंबर को फाइंड करने में, आयंस के नंबर को फाइंड करने में या उनके वेट को फाइंड करने में। मतलब ये कंपैरिजन है, कह सकते हो वेट का नंबर के साथ या कह सकते हो वेट का वॉल्यूम के साथ। तो ये पूरे चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे पास है, जैसे मैं तुमसे कह दिया कि मैंने CO2 लिया है इतना ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम बोल दिया ऐसे। तो वो 20 ग्राम CO2 जो हमने लिया है उस 20 ग्राम CO2 में कितने CO2 का नंबर होगा, ये बात आपसे पूछा जाए तो आप यहीं से डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से ही। ये भी पूछा जा सकता है कि 24 ग्राम CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, कितना जगह वो घेर रहा है। ये भी चीज अगर आपसे पूछी जा रही है तो ये भी आप यहीं से आंसर दोगे। मतलब एक कह सकते हो किसी भी सब्सटेंस का वेट रिलेट किया जा रहा हो वॉल्यूम से, वेट रिलेट किया जा रहा है उसके नंबर से, या नंबर से रिलेट किया जा रहा है उसके वेट को। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। और एक बात अभी बता देता मैं, ये मोल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है ये हमेशा हम यूज करेंगे किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज करेंगे। मतलब हम जो भी बात इसमें करेंगे वो सारी के सारे मतलब ऐसी चीजें होंगी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की हो। जैसे कि अगर हम एटम की बात करें तो क्या हम एटम को देख पाते हैं? नहीं, एटम को नहीं देख सकते। मॉलिक्यूल को देख लेते हो क्या? नहीं। चश्मा ही बन के देखो नहीं दिखेगा। अच्छा ऐसे नॉर्मल आंख से देखो कभी नहीं दिखेगा। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही है तो समझ जाओ माइक्रोस्कोपिक लेवल का, मतलब बहुत छोटा है। और अगर कोई बहुत छोटी चीज है उसको ले के बात की जा रही है तो हम उसको बोल देते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल का है। तो ये इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी बातें करेंगे, चाहे वो वेट को नंबर में ले जाना हो, चाहे नंबर से वॉल्यूम में जाना हो, चाहे वॉल्यूम से वेट में आना हो, इस सब के सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए किया जाएगा। हम ऐसा नहीं बोल देंगे मोल कॉन्सेप्ट में कि ये बताइए इतने हमारे पास बनाना है, इतने हमारे पास लोग हैं तो कितने मोल होंगे। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब कि कह सकते हो वो बोलने के लिए ठीक है लेकिन एज यूजुअल 100% वो सही नहीं है। ठीक है ना। तो पहले बातें हैं मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या बात करना है हमने डिस्कस कर लिए कि मॉलिक्यूल या एटम या आयन का वेट अगर हमें पता है तो नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग मेनली बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब है या तो एटम के बारे में बात करेंगे, या तो मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, या तो आयंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि एक्चुअल में मोल का मतलब क्या है। अगर हम बोल रहे हैं मोल तो क्या मतलब है इसका। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास नंबर्स बहुत सारे हैं, है कि नहीं। जैसे अगर आप टेबल पढ़े हो तो आपको वहाँ बताया जाता है कि जनरली हम ऐसे सीखते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है भाई। और फिर यही नंबर पे कंटिन्यू करते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पता है कि नहीं। ऐसे हम काउंटिंग करते जाएं और तुम्हें पता चलता है एक नंबर के बाद से आता है 100। ठीक है। और फिर तुम आगे काउंटिंग करोगे तो ये हो जाता है 101, 102, ऐसे काउंटिंग करते जाओ और आता है 999। और जैसे इससे एक कदम आगे बढ़ोगे तो हम उसको बोलते हैं 1000 बोलते हैं। अच्छा क्या जरूरी है कि इसको 1000 बोला जाए? हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि ऐसा है ये 100 है तो इसको बोल सकते हैं हम लोग 1000, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये जो अगर हम इसको 100 बोल रहे हैं और इसको 1000 बोल रहे हैं तो 1000 हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मतलब ये दिमाग में कहीं ना कहीं से ये चीज क्रिएट करेगा कि मैंने 10 हमें लिखना है और फिर 100 को मेंशन करना है, तब जाकर के ये 1000 होगा। जान रहे हो कि नहीं।
तो हमने इसको क्या किया, इसको आसान करने के लिए 10 100 को गायब करके सीधा सीधा एक नया टर्म ला दिया 1000 बोल देते हैं। तो ये हमारे लिए आसान होगा कि नहीं हो गया, कहीं ना कहीं ये आसान है। फिर से अगर हम ऐसे काउंटिंग बढ़ाते जाएं तो तुमने पढ़ा होगा 1 लाख भी बोलते हैं हम लोग। क्या मतलब है इसका 1 लाख का? हम चाहें तो 1 लाख को अगर लिख रहे हैं एज ए नंबर लिखें तो ऐसे लिखते हैं कि नहीं, ये 1 लाख है। अच्छा इसको क्या क्या बोल सकते हैं थोड़ा देख के बताओ। क्या मैं अगर इसको 1000 बोल रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, थोड़ा देख के बताना। ऐसे बोल दें 100,000 ना बोल दें, हम इसको 100,000 भी बोल सकते हैं और शायद बोलते भी होंगे किसी समय। लेकिन इसको आसान करने के लिए कोई नया साइंटिस्ट आया होगा, कोई नया पर्सन आया होगा, वो कहा होगा ऐसा है 100,000 बोलना थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ऐसा करो इसको ये ना बोलने के बजाय इसको 1 लाख बोलते हैं। तो अब इतना लंबा चौड़ा जो नंबर है उसको हमने एक टर्म से रिप्लेस कर दिया, बस लाख टर्म से। तो हमारे लिए आसान होगा कि नहीं हो गया? बिल्कुल इसी तरह से हम लोग बहुत सारे नंबर का यूज किए हैं। ये पहली बार हम नहीं करने जा रहे हैं। जो हमने मोल टर्म हम सुन रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई चीज ला दिया गया, नहीं, उसके पहले भी बहुत बार हो चुका है। जैसे यहाँ देखो हम लोग अभी बोल रहे हैं 100,000, इसको हम लाख बोल दे रहे हैं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं 10 100, इसको हम लोग 1000 बोल दे रहे हैं। तो जहां जहां पे कभी भी कोई बहुत बड़ा नंबर आता है जो हमारे लिए थोड़ा सा इजी नहीं है, हमको समझना या कह सकते हो हमको लर्न करना हमारे लिए टिपिकल थोड़ा सा भी हो रहा है, तो उस बड़े से नंबर को हटा करके एक नया टर्म ला देते हैं तो वो इजी हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक्चुअल में अगर हम लाख बोल रहे हैं तो लाख का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैं 1 लाख बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में आने लगेगा कि ये वाला नंबर ही 1 लाख होगा। समझ रहे हो ना? जैसे मैं बोलूंगा 1000 तो ये नंबर तुम सोच के क्या बोलने लगोगे, ये 1000 होगा। मतलब जैसे ही इन टर्म का नाम ले रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, एक स्पेशल टाइप का नंबर। हम किसी नंबर को सोच लेते हैं क्या? अगर मैं बोलूंगा 1000 तो तुम्हारे दिमाग में यही नंबर आएगा कि ये नंबर आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या? ये नहीं आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से बना हुआ है कि 1000 का मतलब है 1000। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 लाख तो इसका मतलब है कि 1 and 50, ये चीज हमारे दिमाग में आएगी। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम अगर नंबर की बात करें तो कंटिन्यूटी हम ऐसे बना रखते हैं। और 12 के बारे में भी हम लोग एक चीज सुने हैं। अच्छा तो 12 को क्या बोलते हैं? अगर हम कहीं भी बोलते हैं कि कोई चीज 12 में है तो उसको हम बोलते हैं डजन। क्या भाई ये पता होगा? हम अगर आपसे बोल रहे हैं कि मेरे पास 1 डजन पेन है, इसका मतलब हुआ कि मैंने कुछ नंबर का मेंशन नहीं किया, हमने बस एक टर्म का नाम लिया है डजन। तो इसको सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा 1 डजन मतलब कि 12 पेन होंगे। क्या यहाँ पे मैं नंबर बताया? नहीं बताया। अगर मैं इसी तरह से बोल दूं कि मेरे पास 1 लाख पेन है तो इसका मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे पास इतने नंबर में पेन होंगे। मैं जैसे ही लाख बोला, मैं जैसे ही डजन बोला, तुरंत दिमाग में क्या आ रहा है? एक नंबर आ रहा है। डजन बोला तो 12 आएगा, लाख बोलेंगे तो ये नंबर आएगा, 1000 बोलेंगे तो इसका मतलब इतना नंबर आएगा। समझ रहे हो ना? तो एक्चुअल में ये जो टर्म है ये हर बार हर एक टर्म एक नंबर को दिखा रहा है। अगर हम डजन बोल रहे हैं तो इसका मतलब 12 आएगा, अगर मैं लाख बोल रहा हूं तो ये नंबर आएगा। इसी तरह से हर बार नंबर, हर एक टर्म हर एक नंबर को दिखा रहा है। तो एक्चुअल में ये बताओ ये डजन क्या दिखा रहा है? ये टेस्ट कर सकते हो, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों भाई? कि कोई भी चीज 12 नंबर में होगी, 12 नंबर में होगा तो इसका मतलब वो 1 डजन है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 डजन बुक्स हैं तो इसका मतलब है मेरे पास 12 बुक होंगी, तब वो सब मिला के क्या बन रहा है? 1 डजन बन रहा है। मतलब बुक्स का मेरे पास ग्रुप है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ 1 डजन। अगर मैं उसी तरह से बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 डजन बैग्स हैं तो इसका मतलब मेरे पास कई सारे बैग का ग्रुप है। 12 बैग में इकट्ठा कर रहा हूँ तब जाके वो 1 डजन हुआ। तो जैसे ही मैं टर्म बोल रहा हूँ कि 1 डजन बैग तो इसका मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ बैग। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 डजन पेन तो इसका मतलब हुआ ग्रुप ऑफ पेन। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो एक्चुअल में जिस तरह से डजन टर्म रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को, उसी तरह से
अगर मैं बात करूं मोल की, तो मोल भी रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ नंबर को। जैसे यहाँ पे 12 नंबर में कोई चीज आएगी तो वो डजन बोला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से कुछ नंबर्स का ग्रुप होता है, उसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अगर मैं समझाने के लिए तुमसे बोल रहा हूँ कि एक बात बताइए, मेरे पास 1 डजन पेन है, तो इसको बिना किसी कंफ्यूजन के लोग क्या समझ जाएंगे कि हाँ भाई 12 पेन होगा। क्या भाई कोई दिक्कत? यही मैं बोल दूं अगर कि मेरे पास 2 डजन बुक्स है, तो इसका मतलब क्या दिमाग में आएगा भाई? 1 डजन का मतलब हुआ 12, तो 2 डजन का मतलब क्या हो जाएगा? 24 बुक्स होंगे। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास 10 डजन शूज हैं, ठीक है भाई? अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास 10 डजन शूज हैं, तो इसका मतलब दिमाग में कितने शूज का नंबर आएगा? 1 डजन का मतलब 12 और 10 का मतलब हो गया 12 इंटू 10, मतलब 120 शूज होंगे मेरे पास। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक्चुअल में डजन से हम चीजों को निकाल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आपसे कहा जाए कि मोल के बारे में क्या मतलब है, तो जिस तरह से डजन को हम लोग हटा हटा, थोड़ा सा देखो तो अगर मैं यहाँ डजन लिखा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ? उस डजन के जगह पे लिखा हूँ 12 और पेन वैसे का वैसा है, मतलब डजन को हटाओ और क्या लिख दो? 12। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ 2 डजन, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? यहाँ भी लिखा होगा 2 इंटू 12, मतलब जहाँ डजन लिखा है उसको हटा के क्या लिखना है हमको? 12 लिखना है, तभी तो 24 आया। तो ये बताओ डजन वाली कहानी समझ पाए क्या? बिल्कुल वही चीज तुम्हें लगा देना है मोल पे, ठीक है ना? तो डजन के सामने एक छोटा सा नंबर है जो बहुत इजीली हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, 12 है। 12 हम जानते हैं, चीजों को काउंट कर सकते हैं, तो हम बहुत आसानी से समझ पाते हैं। लेकिन मोल के साथ दिक्कत यह है कि बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब इसको तुम हाथ पे गिन नहीं सकते, इसको तुम सोचोगे भी तब भी 2-4 मिनट लग जाएगा, कितना बड़ा नंबर है। तो कौन सा नंबर है भाई? अगर आपसे बोला जाए मोल का मतलब, तो मोल एक्चुअल में एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इसको कई बार बोल दिया जाता है 6.023 इंटू 10 के पावर 23। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, खासकर जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप अगर आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी निकालना है, एक मिनट में, आधे मिनट में करना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ये पॉइंट वाला डिजिट यूज करें, आप डायरेक्ट यूज करिए 6 इंटू 10 के पावर 23। तो इन तीनों में से तीनों को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है मोल की वो ये वाली है, ठीक है ना? तो दिमाग में ये रखना है कि तीनों नंबर को हम यूज करेंगे, लेकिन अलग अलग जगह पे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, 30 सेकंड में करना है, 1 मिनट में करना है, तो ये नंबर यूज करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, दोनों में से कोई चल जाएगा, ठीक है ना? तो अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि इस मोल के बारे में। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल मेरे पास कोई चीज है, अब देखो मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 1 मोल पेन है मेरे पास, 1 मोल बुक्स मेरे पास हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सुनो भाई, क्या बोला हूँ मैं? हाँ, अरे तूने शहंशाह कौन है? संसद नाम है तुम्हारा ना? तब क्या बोला हूँ? हाँ, क्या मतलब है? अच्छा, उसका नंबर है ये। तो तुम क्या ध्यान लगा रहे थे? कुछ और भी सीखना चाह रहे थे क्या? अच्छा, बैठो बैठो। तो सुनेंगे भाई, और ध्यान लगाने से बचे हैं, ठीक ना? इधर मेरे तरफ ध्यान लगाओ, ठीक है? इधर ध्यान रखना, सबको देख रहा हूँ मैं। तो सुनेंगे भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ मोल, तो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा सा नंबर है, और मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल दूँ 1 मोल पेन, 1 मोल बुक्स या 1 मोल कोई भी चीज बोल दूँ, तो ये सही नहीं है। क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूँ कि मोल टर्म या पूरे मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग चीजें जिसके बारे में बात करेंगे वो माइक्रोस्कोपिक चीज होगी। मतलब अगर आप मोल टर्म का यूज कर रहे हैं तो समझ जाओ ये किसके लिए किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक कोई सब्सटेंस होगा उसके लिए यूज किया जाएगा।
जैसे कि एटम हो सकता है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि आयंस हो सकते हैं। तो या तो आप एटम के लिए यूज कर लीजिए, मॉलिक्यूल के लिए यूज कर लीजिए, आयंस के लिए यूज कर लीजिए, और भी चीजें उनके लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो कि माइक्रोस्कोपिक है। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप मोल के साथ किसी ऐसी चीज को नहीं जोड़ सकते हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक हो। जैसे कि पेन हो गया, पेन मैक्रोस्कोपिक चीज है, बुक्स मैक्रोस्कोपिक चीज है। अगर किसी नंबर ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो वो भी मैक्रोस्कोपिक हो जाएगा। तो हमें किसी मैक्रोस्कोपिक चीज को नहीं लेना है, हमेशा माइक्रोस्कोपिक चीज को लेना है। ठीक है भाई, चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम रफली बोलेंगे, ये मैं इसलिए डिस्क्लेमर दिया हूँ कि यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझाना है इसलिए थोड़ा सा क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। लेकिन दिमाग में रखना कि सही नहीं है, बस हम समझने के लिए चीजों को बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ठीक, आ जाओ। अगर मान लेते हैं आपको नंबर तो समझ में आ गया कि भाई किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब थोड़ा सा ठीक है, नहीं यूज करते हैं, पेन वाला नहीं यूज करते हैं, नॉर्मली लिख चलते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं एटम की बात करूं और मॉलिक्यूल की बात करूं तो दोनों में डिफरेंस सबको पता होगा। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो ये हाइड्रोजन एटम है, और अगर मैं बात करूं H2 की तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना भाई। अब थोड़ा दोनों में डिफरेंस समझना। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास, ध्यान सुना मेरी भाई, अगर बोल दूं मैं कि 1 मोल मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम कितने नंबर में है, तो वो है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन एटम होंगे। जैसे आप गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 1 मिलियन 1 ट्रिलियन, और जब इस नंबर पे पहुंचोगे तो समझ जाना कि तुमने कितना हाइड्रोजन ले लिया, 1 मोल हाइड्रोजन। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब आप नंबर को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और जिस टाइम आप यहाँ पहुंचे, जब इतना आपने काउंटिंग कर लिया 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन एटम जो आपने इकट्ठा कर लिया, तो समझ जाना कि वो कितना है, 1 मोल है। और ये जान लो, ये पॉसिबल नहीं है कि तुम आप गिन पाओ इस चीज को, ठीक है ना। लेकिन अगर समझने की बात की जाए तो ऐसा बस माना जाता है कि 1 मोल इतने हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। इतने नंबर में हाइड्रोजन एटम रहेंगे तो समझ जाना क्या है, वो 1 मोल हाइड्रोजन एटम है। क्या ये बात क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं बोल दूं कि बताइए मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो बताइए भाई कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मेरे पास होंगे? 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब ये मोल किसको दिखाएगा? इस नंबर को, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। चलेगा भाई? मतलब अगर आपसे कहा जा रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो कितने हाइड्रोजन एटम? इतने नंबर में। 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या लाइन समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है, ये बताइए मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नंबर कितना होगा? बताओ भाई। वही लड़का, नहीं बताया तो वैसे फेंक देंगे बाहर। अभी बताओ कितने नंबर में होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। O मॉलिक्यूल लिखें कि O2 मॉलिक्यूल लिखें? O2 मॉलिक्यूल लिखेंगे ना, क्योंकि मॉलिक्यूल का मतलब है कि ऑक्सीजन कैसा होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, O2 फॉर्म में होगा। ठीक है, बैठ जाओ। बगल तो बताओ, 1 मोल अगर मैं बोल रहा हूँ CO2 मॉलिक्यूल, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल। कुछ बात समझ में आया? तो जब भी आपसे बोला जाए कि एक्चुअल में 1 मोल मॉलिक्यूल है, एटम है, तो क्या मतलब है? तो सिंपल सा बस ये फंडा दिमाग में रखना कि जहां पे मोल लिखा है वहां पे हमें इस नंबर को लाना है। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम इतने हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा,
1 मोल ऑक्सीजन है तो वो भी यही नंबर, 1 मोल CO2 ये भी यही नंबर। मतलब कहने का सेंस है कि जैसे डजन टर्म था ना वही है। अगर मैं 1 डजन बनाना ले लूं तो 12 बनाना हो जाएगा, 1 डजन एप्पल ले लूं तो 12 एप्पल हो जाएगा, 1 डजन पेन ले लूंगा तो 12 पेन हो जाएगा। बस अगर तुम सामान चेंज करते जाओगे तो वो सामान उधर 12 नंबर में हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? बैठ जाओ। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं चीजों को। अगर मैं बोलूं मेरे पास, ऐसे बोलते हैं, सुनना भाई, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास हाफ मोल CO2 मॉलिक्यूल है, ध्यान सुनना भाई, कितना बोल रहा हूं, हाफ मोल CO2 मॉलिक्यूल है, तो कितना मॉलिक्यूल होगा? हाफ का मतलब क्या हुआ? आधा मोल। आधा मोल का मतलब जितना नंबर एक मोल में होता है उसका आधा कर दो। मतलब कि एक मोल में होते हैं इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2, उसका आधा कर दो, इतने अब हो जाएंगे आधे मोल में। समझ गए भाई? चल जाएगा। तो ये हमने पहले ये डिस्कस किया कि 1 मोल का सेंस क्या है, कि 1 मोल में क्या क्या चीजें आती हैं। कोई कंफ्यूजन हो जाएगा ना? अब थोड़ा सा हम और बातें करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे हमने मोल के बारे में बताया तुम्हें कि मोल एक्चुअल में एक नंबर को दिखाता है ना। सुनना भाई, मोल जो होता है एक नंबर को दिखाता है। इसी तरह से अगर मैं मोल से वेट में जाना चाहता हूं, मतलब किसी भी चीज का 1 मोल ले लिया, 2 मोल ले लिया, 3 मोल ले लिया, तो उसका मास कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, अगर ये हमसे पूछा जा रहा है, या उसका वॉल्यूम क्या होगा अगर ये पूछा जा रहा है, तो ये कैसे डिस्कस करा जाएगा, इस पे बात करनी है थोड़ी सी। लेकिन वो बात करें इससे पहले थोड़ा सा ये नोट कर लें। चलो ठीक है, तो फटाफट कर लो जल्दी इसको। शुरुआत यहाँ से करेंगे। देखो बहुत कुछ लिखना तो नहीं है, ज़्यादा तो इसमें समझने वाली चीज़ है। शुरुआत तुम्हें यहाँ से करना है, शुरुआत तुम यहाँ से करना है, यहाँ से कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए यूज करेंगे 1 मोल। और माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस में क्या क्या आ सकते हैं, तो एटम आ सकता है, मॉलिक्यूल आ सकता है, आयंस आ सकते हैं। ठीक है ना? 1 मोल का मतलब इतना नंबर में कुछ भी। जिनके पास बुकलेट होगा उसमें देखो यहीं से शुरुआत होगा सारी चीजें, है ना? एक्चुअली में यहाँ पे 2-3 चीजें दिया हुआ है, ये हम सब पहले पढ़ लिए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही हम लोग पढ़ के आए हैं, डाल्टन एटॉमिक थियरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास भी वहीं पढ़ के आए थे, और AMU भी पढ़ के आए हैं। मतलब जो बेसिक चीज दी है सारा हम लोग वहाँ पढ़ लिए हैं। डायरेक्ट मैंने शुरू किया मोल से, और देखो मोल में भी ये चीज रिपीट कर रहा है। ठीक है ना? ऐसे लग रहा है कितना तो मेहनत कर दिए हुआ है, आधा घंटा बैठे नहीं तो तक सुनेगा भाई। तो पहली चीज हम लोगों ने डिस्कस करा कि 1 मोल से कैसे नंबर में आते हैं, या 1 मोल कैसे नंबर को दिखाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहीं पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी चीज 1 मोल है तो उसका मास कैसे निकालोगे, या कह सकते हैं कि अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये चीज 1 मोल है तो उसका वेट कैसे निकालेंगे, मास कैसे निकालेंगे, इसको कैसे दिखाया जाता है, तो उस पर बात करेंगे। तो हमने ये चीज डिस्कस कर लिया नंबर को लेकर के। अब हम बात करेंगे वेट को लेकर के। तो थोड़ा सुनना, यहीं पे हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। देखो वेट और मास केमिस्ट्री में दोनों सेम माना जाता है, तो मास भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं वेट लिया हूँ। तो बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्या दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा? जब भी हम ग्राम एटॉमिक वेट बोल रहे हैं तो वो एटम के लिए होगा, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल के लिए होगा। ठीक है ना? अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत तेज मिस्टेक होगा। अगर ये चीज तुम नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
ये बहुत अच्छे सुनने की जरूरत है। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा, जैसे मैं बोला कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, इसका क्या मास होगा या इसका क्या वेट होगा, अगर तुम्हें निकालना है तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, उस एटम का ग्राम एटॉमिक वेट रख देना है। ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब उस एटम का वेट ग्राम में रख दो। ये बताओ हाइड्रोजन का वेट क्या होता है? 1 होता है, 1 ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन का हम लिखेंगे, इसका मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन का लिखेंगे वेट 1, और अगर इसको ग्राम में लिख दिया तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट। क्या लिखा हमने? ग्राम एटॉमिक वेट। मतलब ये जो 1 ग्राम है ये एक्चुअल में 1 मोल हाइड्रोजन एटम के मास को दिखा रहा है। ध्यान से मेरा सुनो, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास क्या है ये दिखा रहा है 1 ग्राम। समझ रहे हो? उसी तरह से अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो तुम्हें रखना होगा 1 मोल हाइड्रोजन का मास। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है। तो तुम्हें यहाँ रखना होगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? 2 होगा, और उसको ग्राम में रख दो, मतलब हम रखेंगे 2 ग्राम। तो ये एक्चुअली ने क्या रखा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ रहे हो? या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट रख दिया। तो ये हमने जो 2 ग्राम लिखा है ये एक्चुअल में 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है। बात समझ पाए मेरी? आगे सुनना। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, या 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, तो तुम्हें फिर यहाँ करना होगा कि इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या रखना होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये बताओ, पहले बताओ O2, O2 का मास क्या होता है? एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और 2 का हो जाएगा 32। मतलब ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास 32, और हम किसमें रखना है? ग्राम में। तो अगर मैं लिख दिया 32 ग्राम, तो ये एक्चुअल में हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। 32 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है ना, और ये ग्राम में लिखा ही हमने, तो लिख दिया हमने ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किस चीज को बताता है भाई? तो ये बताता है 1 मोल सब्सटेंस का मास। मतलब 1 मोल O2 मॉलिक्यूल का जो मास होगा, 1 मोल हमने O2 ले लिया, उसका जो मास होगा वो होगा 32 ग्राम। समझ पाए? मतलब तुम्हें जिसका भी पूछ रहा है, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, जिसका भी तुमको मास पूछना गया है, बस तुम्हें क्या रखना है? अगर एटम है तो रखना है एटॉमिक वेट ग्राम में, और मॉलिक्यूल है तो रखना है मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में। ठीक है भाई? लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो 1 मोल का मास होगा। ठीक है ना? अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? पहले बताओ CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 44 होता है। तो हमें पता है कि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। तो 44 तो हो गया इसका वेट, लेकिन हमें क्या पूछ गया है? 1 मोल CO2 का वेट। 1 मॉलिक्यूल का नहीं, 1 मोल का। और 1 मोल CO2 का वेट अगर बताना है तुमको तो बस 44 कर दो और आगे लगा दो ग्राम। मतलब ये क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और हमने बोला है शुरू में ही, ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या दिखाता है? 1 मोल का मास दिखाता है। 1 मोल एटम का मास हो जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। कुछ बात समझ में आया भाई? तो ये हो जाएगा। उसी तरह से क्या हम ये भी निकालेंगे? कर लोगे ना? अब थोड़ा सा मैं 2 चीजों को एक साथ मर्ज करता हूँ, थोड़ा सुनना ध्यान से। पहले हमने बात किया है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि इतने हाइड्रोजन एटम होंगे। ये कर लिया। फिर हमने पूछा कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा, तो हमने बोला कि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक वेट है उसको ग्राम में रख दो, वही क्या हो जाएगा? 1 मोल हाइड्रोजन का वेट। तो हमने लिख दिया था 1 ग्राम। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये लाइन बोल रहा हूँ
कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम है, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम बोलो या इतने हाइड्रोजन एटम बोलो, दोनों की बात है कि नहीं? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम ये किसका वेट है? 1 मोल हाइड्रोजन एटम का, या इतने हाइड्रोजन एटम का मास इतना है। क्या बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना। जैसे मान लो तुमने क्या किया, मार्केट गए और तुमने 1 डजन बनाना लिया। कितना लिया? 1 डजन। तो तुमको पता है 1 डजन बनाना का मतलब कितना होगा? हमको पता है 12 बनाना। ठीक है भाई, लेकिन तुमने उसका वेट करा लिया। जब वेट कराया तो तुम्हें पता चल रहा है कि कितना हो गया? 1 केजी हो गया। तो एक बात बताओ, ये 1 केजी किसका मास है? या तो 1 डजन बनाना बोल दो या तो 12 बनाना बोल दो। दोनों देखी चीज है कि 12 बनाना का मास है 1 केजी या 1 डजन बनाना का मास है 1 केजी। तो वही तो ऊपर भी लिखा है। ये 1 ग्राम किसका मास है? ये 1 मोल हाइड्रोजन एटम का या 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम का मास है 1 ग्राम। समझ गए इतनी बात? तो क्या सब लोग मोल से नंबर, नंबर से वेट तक जा सकते हैं? बस तुम्हें वेट में जब जाना होगा तो ध्यान रखना ग्राम एटॉमिक वेट का यूज करना है या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का यूज करना है। कर लेंगे सब लोग? ठीक है, अभी एक एग्जांपल तुम्हें करके दिखाना है, सुनेंगे। हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 मोल, ध्यान सुनना भाई मेरी बात, 1 मोल NH3 मॉलिक्यूल। तो 1 मोल NH3 मॉलिक्यूल का कितने नंबर होते हैं और कितना इसका वेट होगा? सब जल्दी बताओ, कितना होगा? इसका पहले नंबर बताओ। 1 मोल NH3 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो इसके मॉलिक्यूल होंगे 6.022 into 10⁻23 NH3 मॉलिक्यूल। क्या भाई, नंबर हमको पता चल गया और हमको वेट भी निकालना पता है। अगर हम 1 मोल NH3 का वेट निकालना चाहते हैं, मास निकालना चाहते हैं, तो क्या करना होगा हमको? उसी NH3 का क्या लिख दें? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये तो रखेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? तो NH3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 17, 14 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, 17। तो 17 को किस में रख दो? 17 ग्राम में। तो ये 17 ग्राम किसका मास है पहले बताओ? 1 मोल NH3 मॉलिक्यूल का, बोल सकते हैं कि नहीं? और ये भी बोल सकते हैं कि इतने NH3 मॉलिक्यूल का, इतने NH3 मॉलिक्यूल का। चलेगा भाई? तो या तो आप बोलो 1 मोल NH3 का नंबर हुआ इतना और इतने नंबर ऑफ NH3 का मास हो गया 70 ग्राम। या तो ये बोल दो या तो ये भी बोल सकते हो कि 1 मोल NH3 मॉलिक्यूल का मास है 17 ग्राम। तो समझ आया भाई? चल जाएगा। इसको नोट कर लेंगे फटाक से कि कैसे हम इसका वेट निकालते हैं। तो देखो पहले बता दें तुम्हें, यहाँ पे ऊपर तुम लिख लेना, ध्यान सुनो मेरी बात, यहाँ ऊपर लिख लेना कि हम ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेट या मास को। अभी थोड़ा सा इच्छा हो रहा है तुम्हें, सुनो भाई, यहाँ पे बगल में जगह छोड़ देना थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ पे भी हम वॉल्यूम पे बात करेंगे, ठीक है ना? तो इतना ही, थोड़ा सा जगह हमको और चाहिए, इतना। हाँ, इसी लाइन में आगे बढ़ा देंगे। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको एक पार्ट में उतार लो, अगले पार्ट में इसको उतार लो और उसके अगले पार्ट में उसको उतारना। लेकिन एक साथ रहेगा ना तो तीनों चीज एक साथ क्लियर हो जाती हैं, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? तो इतना अगर कर लिया हो तो कोई बात नहीं, कॉपी के अगले पेज पे चले जाओ और उधर वाला नोट करना आगे। ठीक है ना भाई? कालो का लाइन पड़ गया पेज का। जहाँ तक मुझे लग रहा है कई सारे लोग पेज के इस साइड कर रहे होंगे और उधर आगे जाए कहाँ? जिसका इस पेज पे होगा वो तो मतलब आगे चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं। टेस्ट तो कैसा गया कल का? सर आप पहले बता देते
साइड में बैठ जाओ, तो कॉपी कर पूरा कोई एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं था। इसीलिए दिया गया था कि तुम्हें थोड़ा सा उसकी वैल्यू समझना है। पहले सर उसका आंसर की दे देना चाहिए, तब भी होते तब बढ़िया है। वो प्रैक्टिस किए होते तो शायद तुम्हें ऐसे ही पता चल गया होता। चलो कोई नहीं। क्या उधर कोई कुमाऊं में नहीं जा रहा है? लग तो रहा है कि जा रहा है सब। जल्दी करो इसको आगे बढ़ाया जाए। हो गया? अब थोड़ा सुनेंगे। अगर हम कोई भी चीज 1 मोल में ले रहे हैं तो 1 मोल से नंबर में हम ला सकते हैं कुछ भी को, चाहे हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसी को भी तुम 1 मोल से उसके नंबर में ला सकते हो। ठीक है, बात क्लियर थी? अगर 1 मोल से हमको वेट में जाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। मतलब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जब आप 1 मोल से नंबर में जा रहे हो तो यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी मटेरियल है आप चेंज कर सकते हो। अगर वेट की बात करें तो वेट को भी तुम निकाल सकते हो अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस है तीनों में। मतलब हमने ऐसा ले लिया कोई चीज कोई सॉलिड फॉर्म में है, जैसे अगर मान लो मैं ले लेता हूँ 1 मोल आयरन। आयरन क्या होता है? जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसका तुम नंबर निकाल सकते हो, उसका वेट निकाल सकते हो। लेकिन जो मैं आगे लिखने वाला हूँ वॉल्यूम, वो तीनों के लिए नहीं लिखते हैं। यही समझना है कि अगर आपको नंबर निकालना है, कोई भी चीज दिया है, कोई सॉलिड फॉर्म में कोई मटेरियल है, चाहे लिक्विड फॉर्म में है, चाहे गैस फॉर्म में है, अगर 1 मोल है तो उसको हम लोग नंबर में चेंज कर सकते हैं। अगर 1 मोल लिया है तो उसको वेट में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो सॉलिड है और लिक्विड है और 1 मोल लिया गया है तो उसका तुम वॉल्यूम नहीं बता सकते। पहली चीज ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी आपसे वॉल्यूम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? वॉल्यूम, तो ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए या कह सकते हैं वेपर के लिए हम यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? गैस या वेपर के लिए यूज करेंगे। अभी मैं उसको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। जैसे थोड़ा सा बात करते हैं, एक बार बताओ, अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम बोल रहा हूं तो पहले तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होते हैं? गैस फॉर्म में होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? गैस फॉर्म में होते हैं। तो इनका हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, कोई इशू नहीं आएगा। O2 किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में, इसका भी वॉल्यूम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। CO2 ये भी गैस है, इसका भी लिख सकते हैं। और आगे क्या लिखा था? NH3 ये भी गैस है, इसका भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर तुमसे लिया गया होता ऐसा कुछ 1 मोल एल्यूमिनियम, अगर 1 मोल एल्यूमिनियम लिखा है तो तुम ये लिख सकते हो कि 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब हुआ 6.022 into 10 के पावर 23 एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल, ये लिख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट बताइए पूछ दिया तो ये भी तुम लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम का मास होता है 27 और मैं लिख दिया ग्राम, तो 27 ग्राम हो गया 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 1 मोल एल्यूमिनियम का वॉल्यूम क्या होगा, तब नहीं लिख सकते। तो ये वॉल्यूम वाली कहानी किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के लिए, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के लिए हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हमेशा गैस का ही वॉल्यूम लिखा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? सॉलिड का वॉल्यूम नहीं लिखेंगे और लिक्विड का वॉल्यूम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पे डेंसिटी टर्म यूज किया जाएगा, और विद डेंसिटी अगर वॉल्यूम आ रहा है तो उसको लिखो। लेकिन गैस के साथ डेंसिटी वाली चीज नहीं आती है, तो गैस को डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, ठीक है ना? अब सुन लेना एक चीज और, अगर कोई भी गैस है, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लाइन सुन लो और हर जगह वही लिख देना। अगर हमारे पास 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो होगा वो होता है 22.4 लीटर। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे पुराने टाइम से,
बट आज के टाइम में थोड़ा सा इसमें चीजें चेंज की जाती हैं। कितना हो जाता है 22.7 लीटर, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे 22.4 लिखा है तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो पुराना चीज हम लेके चल रहे थे, और करंट के हिसाब से लेके चला जाएगा तो 22.7 लिखा है तो भी चल जाएगा। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, पुराने टाइम में हम लोग प्रेशर लेते थे। एसटीपी के बारे में सबको पता है ना। एसटीपी का मतलब सबको पता होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है भाई 273 केल्विन। 273 केल्विन होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और प्रेशर हम पहले लेते थे 1 एटीएम। मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर लेते थे पहले कितना 1 एटीएम, और टेम्परेचर लेते थे 273 केल्विन। तो जब एसटीपी को तुम देखोगे ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो 1 मोल अगर गैस है तो वो कितना वॉल्यूम लेता है, तो 1 मोल गैस कितना जगह कवर करेगा, तो वो होता है 22.4 लीटर। ये पहले का डाटा है। लेकिन करंट में हम क्या चेंज किए हुए हैं, तो करंट टाइम में हम एसटीपी में थोड़ा सा चेंज ला दिए हैं। क्या लिया है चेंज भाई, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है अभी भी 273 केल्विन, लेकिन स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोग लेके चलते हैं 1 बार, ठीक है भाई। तो जब तुम 1 बार लेके चलोगे ना, तो देखो एटीएम और बार लगभग बराबर है, एग्जैक्ट नहीं बराबर है। समझ लो मेरी बात। जो बार है ये थोड़ा सा छोटा होता है एटीएम से, ठीक है ना भाई। इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब आप टेम्परेचर 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर लेते हो, तो वॉल्यूम जो होता है गैस का, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो हो जाता है 22.7 लीटर। ये किसका वॉल्यूम है भाई, ये है 1 मोल गैस का। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई भी गैस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम CO2 लेंगे तो ये ज्यादा जगह घेर लेगा, O2 लेंगे तो कम जगह घेरेगा, हाइड्रोजन लेंगे तो कम जगह घेरेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस 1 मोल गैस है तो वो कितना जगह घेरेगा 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। ये नंबर दिमाग में सेट कर लो। चाहे मेरे पास ऑक्सीजन गैस हो, चाहे मेरे पास नाइट्रोजन गैस हो, चाहे मेरे पास CO2 गैस हो, चाहे मेरे पास हाइड्रोजन गैस हो, कोई भी गैस है, बस वो 1 मोल होना चाहिए। और वो कहाँ होना चाहिए, वो एसटीपी पे होना चाहिए। अगर वो गैस एसटीपी पे है और 1 मोल है तो कितना वॉल्यूम घेरेगा 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। चल जाएगा। तो थोड़ा सा बताता हूँ। अगर मैं तुमसे यहाँ क्वेश्चन पूछ दूं कि बताइए, थोड़ा सुनना सुनो, बताइए 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम होगा, कितना होगा 22.4 या 22.7 लीटर। अगर मैं बोल दूं 1 मोल O2 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा एट एसटीपी, तो 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। अगर मैं बोल दूं 1 मोल CO2 का वॉल्यूम क्या होगा, तो तुम बोलोगे 22.4 या 22.7 लीटर। हर एक गैस के लिए वॉल्यूम कितना आना चाहिए 22.4 या 22.7 लीटर। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है, ये वॉल्यूम किस पे बोला जा रहा है एसटीपी पर। ठीक है मेरी बात समझ पा रहे हो। आगे सुनेंगे। अगर मैं बोल दूं 1 मोल O2 का वॉल्यूम तो क्या लिखोगे, तो भी हो जाएगा 22.4 लीटर या 22.7 लीटर हो जाएगा भाई। तो कोई भी गैस रहे, चाहे O2, चाहे CO2, चाहे N2, चाहे NH3, कोई भी गैस अगर 1 मोल लिया है तो उसके थ्रू कितना वॉल्यूम कवर किया जाएगा बताओ 22.4 लीटर या 22.7 लीटर चल जाएगा। तो देखो इस चैप्टर का सही कहा हमने बैकबोन खत्म कर दिया। ये सबसे मेन चीज थी जो तुम्हें समझना होता है। 1 मोल से नंबर में जाना, 1 मोल से वेट में जाना और 1 मोल से वॉल्यूम में जाना। ये बात अगर तुम समझ गए तो 3 फार्मूले हैं मोल के, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, N बाई Na और वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। ये तीनों खत्म हो जाएगा एक लाइन में। ये खत्म हो चुका है, बस तुम्हें न्यूमेरिकल दिखा नहीं अभी। अब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में यही सब लाइनें आएंगी। समझ रहे हो ना। इतना समझ में आया पहले बताओ। अगर इतना समझ में आया तो समझ जाए चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये सब चीजें जो मैं इधर साइड में लिखा हूँ इसको लिख लेंगे,
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, जल्दी फटाफट लिख लो। ठीक है, जल्दी लिखेंगे। तो बस ये है, तो बस आज की कहानी यहीं तक, आगे अगले क्लास में किया जाएगा। चलो फिर।